आखिर क्या था फ्रेडरिक नीचा के फलसफे में कि अल्लामा इकबाल भी उनसे काफी मुतासिर थे। फ्रेडरिक नीचा एक ऐसा फिलोसोफर जो कहता था कि पुराने खुदा, पुराने रूल्स, पुराने मॉरल्स अब इंसान को गाइड नहीं कर सकते। नीचा एक ऐसा आदमी था जो इंसान को कंफर्ट जोन से बाहर खींचना चाहता था। वो आपको तसल्ली नहीं देता था बल्कि चैलेंज करता था। वो कहता था कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है ही नहीं, ये जो तुम जिंदगी जी रहे हो ये तुम्हारी अपनी नहीं है, क्योंकि इसके रूल्स तुमने नहीं बनाए, तुम तो वो रूल्स फॉलो कर रहे हो जो किसी और ने बनाए थे। और इसी चैलेंज को समझने के लिए उसने एक किताब लिखी जो बहुत पावरफुल है, पोएटिक है और बहुत गहरी है। दस स्पोक ज़ाराथुस्त्रा। दोस्तों, इस किताब का आज हम करेंगे खुलासा। ये एक नॉवल की तरह लिखी गई किताब है जिसमें नीचा अपनी कोर फिलॉसफी समझाते हैं। इस कहानी का जो सेंट्रल किरदार है वो है ज़ाराथुस्त्रा, एक ऐसा आदमी जो 10 साल तक पहाड़ों में तन्हा रहता है। 10 साल, न लोग, न कन्वर्सेशन, न डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ वो, उसकी सोच और उसकी तन्हाई। और ये अकेले रहने का क्या मकसद है? क्योंकि वो दुनिया को समझना चाहता है, लेकिन दुनिया को समझने से पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए उसे तन्हाई बहुत पसंद है। और फिर एक दिन जब वो सूरज को देख रहा होता है तो उसको महसूस होता है कि अब उसके अंदर जो इतना विजडम आ गया है वो उसको फैलाना पड़ेगा, उसको वो शेयर करना चाहिए और उसे इस पहाड़ से नीचे उतरना चाहिए, लोगों के पास जाना चाहिए। यहीं से कहानी शुरू होती है। नीचे जब ज़ाराथुस्त्रा पहाड़ों से उतरते हैं तो उसका पहला एनकाउंटर होता है एक बुजुर्ग सेंट के साथ, एक ऐसा आदमी जो जंगल में सालों से रह रहा है और उसने पूरी जिंदगी अपनी खुदा के लिए डेडिकेट कर दी थी। दुनिया को वो छोड़ चुका था क्योंकि उसे ये लगता था कि असली सच्चाई सिर्फ खुदा से ही आती है। लेकिन ज़ाराथुस्त्रा उसको देखते ही बोलते हैं कि बाबा जी, गॉड इज डेड। अब ये लाइन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये लाइन लिटरल नहीं है बल्कि मेटाफोरिकल है। नीचे ये नहीं कह रहे कि लिटरल गॉड की डेथ हो गई है, नऊज़ुबिल्लाह, वो तो पॉसिबल भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि मॉडर्न दुनिया में लोग अब जो है अपनी जिंदगी के सारे फैसले गॉड को बेस बनाकर नहीं लेते। साइंस, लॉजिक और नए आइडियाज ने पुराने बिलीफ सिस्टम्स को हिला दिया है। हजारों सालों तक क्रिश्चियनिटी ही मोरालिटी, अच्छाई, बुराई, जिंदगी का मकसद, सच्चाई और पूरी सोसाइटी का एक बुनियादी आसरा बनी हुई थी। लोग अपने कानून, गुनाह, जिंदगी की डायरेक्शन, हर चीज क्रिश्चियन खुदा के हिसाब से ही तय करते थे। लेकिन नीचा कह रहा है कि अब वो बुनियादें टूट रही हैं क्योंकि साइंस, रीजन और मॉडर्निटी ने ट्रेडिशनल रिलीजन को इतना कमजोर कर दिया है कि अब वो बिलीवेबल नहीं रहा, इसलिए पूरा सिस्टम खुद ब खुद टूट रहा है। जब वो बुजुर्ग बाबा उसकी ये बातें सुनता है तो कहता है, भाई तू क्या बोल रहा है, ये उसको कुछ समझ नहीं आती। ज़ाराथुस्त्रा फिर आगे बढ़ जाते हैं और एक शहर में पहुंचते हैं जहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। किसी टाइट रोप वॉकर का तमाशा चल रहा है और लोग उसको देख रहे हैं। अब ज़ाराथुस्त्रा सोचता है कि ये तो परफेक्ट मोमेंट है, यहाँ पे लोग भी काफी जमा हुए हैं और यहाँ पे अपनी बात कर देनी चाहिए। तो वो लोगों के बीच खड़ा होता है और बोलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि इंसान की एवोल्यूशन अभी फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंची, इंसान एक प्रोसेस में है, एक ब्रिज पर खड़ा है, बिल्कुल इस टाइट रोप वॉकर की तरह चलने की कोशिश कर रहा है। इस रस्सी के एक एंड पे जो कि शुरुआती एंड है, वो एंड रिप्रेजेंट करता है जब इंसान जानवर की स्टेज पे था, और दूसरा एंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है जब इंसान हायर स्टेट पर पहुंचेगा। और ये एवोल्यूशन इंसान की ऐसे ही चल रही है, जब वो जानवर से आहिस्ता आहिस्ता हायर स्टेट पर पहुंचेगा। इस हायर स्टेट को उसे नाम दिया ऊबरमेंश। अब ये ऊबरमेंश का मतलब क्या है? इसकी लिटरल मीनिंग है सुपर हीरो, लेकिन ये वो सुपर हीरो नहीं है जो उड़ता हो, जो पावर्स रखता हो। ये जो कॉन्सेप्ट सुपरमैन का उसने बताया तो उसने कहा कि ये वो इंसान है जो अपनी जिंदगी खुद क्रिएट कर रहा है, जो अपनी वैल्यूज खुद बना रहा है। ये नहीं पूछ रहा कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये पूछ रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ। यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये एक किस्म की आजादी लगती है सुनने में, लेकिन इस आजादी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और ज्यादातर लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं, इसलिए वो रेडीमेड जो रूल्स हैं पहले जो हैं उन्हीं को ही फॉलो करते हैं।
फिर वो रिलीजन से आते हैं, सोसाइटी से आते हैं, कल्चर से आते हैं। वो रूल्स फिर उन लोगों को बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसी तरह लोग सुकून से रहते हैं, आराम से रहते हैं, क्योंकि खुद उनको सोचना नहीं पड़ता। नीचा कहता है कि ये जो कंफर्ट है ये तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है। फिर ज़ाराथुस्त्रा वहाँ खड़े होकर बताता है कि इंसान को इवॉल्व होने के लिए 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, जिसमें पहला स्टेज है ऊंट का। पहले उसको ऊंट बनना पड़ेगा। ऊंट क्या करता है कि बोझ उठाता है, बड़ा डिसिप्लिन्ड होता है, सेक्रीफाइस करता है, स्ट्रगल करता है। तो पहले ये सारे रूल्स, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दुनिया ने, जो सोसाइटी ने बताई है, पहले वो उठा लो और फिर दूसरे स्टेज पर पहुंचो। और दूसरा स्टेज है शेर का स्टेज, लायन का स्टेज। जब शेर के स्टेज पे आओगे तो तुम पहली चीज बोलोगे नो, नो, अब मैं अपने रूल्स फॉलो करूंगा, ये रूल्स फॉलो नहीं करूंगा जो तुमने मुझे दिए हैं। अब आप अपनी जिंदगी खुद डिफाइन करोगे। ये एक रिबेलियस स्टेज है, एक बगावत वाली स्टेज है, और ये स्टेज बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप नो नहीं कह सकते तो आप यस भी अपनी मर्जी से नहीं कह सकते। शेर के बाद आती है एक और स्टेज, बहुत पावरफुल स्टेज, और वो है बच्चा बन जाने की स्टेज, चाइल्ड की स्टेज। वो कहता है कि जब तुम चाइल्ड बनोगे तब तुम क्रिएट करोगे, तब तुम नई वैल्यूज बनाओगे, एक बच्चे की तरह जो मासूमियत के साथ अपनी नई दुनिया बनाता है। और वो दुनिया डिस्ट्रक्शन के बाद ही बनती है। ये जो 3 स्टेजेस उसने बताए कि पहले बोझ सहो ऊंट की तरह, फिर नो बोलो शेर की तरह, और उसके बाद फिर बच्चे बन जाओ, नए वैल्यूज अपने खुद बनाओ। ये सब जब लोग सुनते हैं तो वो उस पर हंस देते हैं, क्योंकि उन्हें ये सब बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उन्हें तो कंफर्ट चाहिए, चैलेंज नहीं चाहिए, कोई टेढ़ी बात करने वाला इंसान ही नहीं चाहिए, उन्हें सिंपल जिंदगी चाहिए। यहीं पे नीचा एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है थ्रू ज़ाराथुस्त्रा, और वो है लास्ट मैन का। लास्ट मैन वो इंसान है जो बिल्कुल सेफ है, उसकी जिंदगी में कोई रिस्क नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई पैशन नहीं है, वो सिर्फ सरवाइव करता है, जीता नहीं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि लोग लास्ट मैन ही बनना चाहते। जब ज़ाराथुस्त्रा ये सब बोल रहा होता है तो वो जो टाइट रोप वॉकर था, वो जो अपना करतब कर रहा था, 2 इमारतों के दरमियान रस्सी पर चल रहा था और लोग नीचे खड़े उसको देख रहे थे, तो अचानक से एक जोकर आ जाता है और इस टाइट रोप वॉकर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। जब टाइट रोप वॉकर उसको देखता है तो उसका बैलेंस हिल जाता है और वो उस रस्सी से नीचे गिर जाता है। मरने से पहले ज़ाराथुस्त्रा उसको पकड़ता है और उसको ये बोलता है कि मेरे दोस्त, तुम्हारी जिंदगी बेकार नहीं थी। क्यों? क्योंकि तुमने रिस्क लिया, तुमने कोशिश की। जिंदगी भी एक टाइट रोप की तरह ही है और अक्सर लोग गिरने के डर से चलना ही छोड़ देते। नीचे यह कहता है कि गिरना बेहतर है बजाय इसके कि तुम कभी चलने की हिम्मत ही ना करो। इस पॉइंट पर ज़ाराथुस्त्रा को समझ आता है कि वो शायद गलत लोगों से बात कर रहा है, क्योंकि हर कोई रेडी नहीं होता सच सुनने के लिए। ये लोग सिर्फ उसका मजाक ही उड़ाएंगे, कुछ तो इग्नोर करेंगे और कुछ लोगों के लिए ये रियलाइजेशन बहुत हैवी हो जाएगी। ज़ाराथुस्त्रा को समझ आता है कि उसका सफर आसान नहीं होगा। उसे सिर्फ दुनिया को समझाना नहीं है बल्कि उन लोगों को ढूंढना भी है जो समझना चाहते हैं। और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है। ज़ाराथुस्त्रा वापस पहाड़ों में चला जाता है, लेकिन अब उसका वापस जाना कोई हार की अलामत नहीं है कि वो जैसे हार गया हो, बल्कि ये एक पॉज है, एक गहरी सांस है। अब उसने ब्रेक लिया है, अब उसे समझ आ चुका है कि सब लोग उसकी बात समझने के लिए रेडी ही नहीं है। सच हर किसी के लिए नहीं होता और सच जो बोलता है उसे अक्सर तन्हा रहना पड़ता है। यहीं से नीचा की फिलॉसफी और इंटेंस हो जाती है। ज़ाराथुस्त्रा अकेला बैठा होता है और अपने आप से बातें करने लग जाता है। वो खुद से पूछता है कि वो क्या चीज है जो इंसान को मूव करती है, जो उसे ग्रो करने पर मजबूर करती है। यहीं पर वो एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, विल टू पावर। उसे जवाब मिल जाता है कि ये वो विल टू पावर ही है जो इंसान को ग्रो करती है। अक्सर लोग समझते हैं कि पावर का मतलब है दूसरों पर कंट्रोल करना, लेकिन नीचा के लिए ये सिर्फ सरफेस लेवल है। असली पावर है अपने आप पर कंट्रोल करना, अपनी वीकनेसेस को तोड़ना, अपनी लिमिट्स को पुश करना। जैसे सबसे बड़ा जिहाद है अपने नफ्स का जिहाद, बिल्कुल उसी तरह नीचा ये कहता है कि अपनी पुरानी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करना और नई बनाना बड़ा जरूरी है। ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल है, इसमें कोई फिनिश लाइन नहीं है। जिंदगी का मतलब सुकून नहीं है, जिंदगी का मतलब ग्रोथ है, और ग्रोथ कभी कंफर्टेबल नहीं होती। ग्रोथ में दर्द भी होता है, डाउट भी होता है, डर भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग दर्द से बचना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी जिंदगी छोटी बना लेते हैं, यानी सेफ रहते हैं, प्रिडिक्टेबल अपनी जिंदगी बना लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम इसी में ही खुश हैं। लेकिन नीचा कहता है कि ये खुशी नहीं है, ये नमनेस है, ये एस्केप है। ज़ाराथुस्त्रा फिर सोसाइटी के रूल्स को ऑब्जर्व करता है और उसे लगता है कि बहुत सारे जो मॉरल्स हैं जो लोग फॉलो कर रहे हैं
वो एक्चुअली में कमजोर लोग बना रहे हैं। जैसे हमेशा सेक्रीफाइस करो, हमेशा दूसरों के लिए जियो, अपनी डिजायर्स को दबा दो। सरफेस पे ये बातें बड़ी नोबल सी लगती हैं, लेकिन नीचा ये कहता है कि ये सारा एक ट्रैप है, क्योंकि जब तुम अपनी डिजायर्स को दबा देते हो तो तुम अपनी इंडिविजुअलिटी को भी दबा देते हो, और फिर तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो सिर्फ सिस्टम का पार्ट होता है, कोई क्रिएटर नहीं होता। ज़ाराथुस्त्रा एक और चीज को चैलेंज करता है, पिटी को, यानी तरस को। वो कहता है कि जब तुम किसी पर तरस खाते हो तो बेसिकली तुम उसे इनडायरेक्टली ये फील करवा रहे हो कि तुम कमजोर हो। ऐसे वो इंसान तुमसे नफरत करने लग जाएगा, क्योंकि तुम उसकी वीकनेस को हाईलाइट कर रहे हो। इसलिए ज़ाराथुस्त्रा कहता है कि तरस से ज्यादा जरूरी है स्ट्रेंथ और जॉय। ये सुनने में हार्श लगते हैं, लेकिन नीचा इंटेंशनली हार्श है, क्योंकि उसका काम तुम्हें कंफर्ट देना है ही नहीं, वो तुम्हें जगाना चाहता है। फिर ज़ाराथुस्त्रा एक और डेंजरस आइडिया को इंट्रोड्यूस करता है कि इक्वालिटी भी हर वक्त अच्छी चीज नहीं है। वो कहता है कि जिंदगी नेचुरली अनइक्वल ही है। हर इंसान डिफरेंट है, हर किसी की एबिलिटीज डिफरेंट हैं, उनकी पोटेंशियल डिफरेंट है, उनकी ड्राइव्स डिफरेंट हैं, सब अलग है। और जब तुम जबरदस्ती सबको इक्वल बनाने की कोशिश करते हो तो तुम एक्चुअली में ग्रेटनेस को रोक रहे हो। ये इक्वालिटी के चक्कर में वो लोग जो आगे बढ़ सकते थे, जो कुछ नया क्रिएट कर सकते थे, वो भी एवरेज बन जाते हैं। नीचा इसे स्लेव मोरालिटी कहता है, एक ऐसी मोरालिटी जो वीक लोगों ने ही बनाई है, जहाँ कमजोर, हम्बल, ओबीडियंट को अच्छा कहा जा रहा है और स्ट्रॉन्ग, एम्बिशियस जो पावरफुल है उसको बुरा कहा जा रहा है। तो कमजोर अच्छा ही होता है और ताकतवर बुरा ही होता है। नीचा ये कहता है कि ये जो मोरालिटी आई है ये कमजोरों ने ही बनाई है। ज़ाराथुस्त्रा इस सिस्टम को तोड़ना चाहता है। वो कहता है कि तुम्हें अपनी मोरालिटी खुद बनानी पड़ेगी, लेकिन फिर वो एक और चीज रियलाइज करता है कि ये सब बोलना बड़ा आसान है, लेकिन जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप अपनी मोरालिटी खुद बनाते हो तो आप अकेले हो जाते, क्योंकि फिर कोई गाइड तो है नहीं, कोई रूल बुक है नहीं। जैसे रिलीजन से अगर मोरालिटी आती है तो हर रिलीजन में होली बुक्स हैं, तो इजी हो जाता है सब कुछ। यहाँ तो सिर्फ तुम और तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ये जो तन्हाई है ये ज़ाराथुस्त्रा को भी फील होती है। कभी कभी वो भी डिप्रेस हो जाता है और उसे लगता है कि शायद उसकी बात कोई समझ ही नहीं सकता, शायद वो खुद ही गलत है। एक वक्त आता है जब वो एक सूतसेर यानी फ्यूचर बताने वाले आदमी से मिलता है। वो उसे कहता है कि फ्यूचर में एक ऐसी दुनिया आएगी जहाँ इंसान कुछ क्रिएट ही नहीं कर पाएगा, सब कुछ खाली खाली सा होगा। ये बात ज़ाराथुस्त्रा सुनकर हिल जाता है, वो बड़ा परेशान हो जाता है। फिर जब वो सोता है तो एक ख्वाब देखने लग जाता है। इस ख्वाब में ज़ाराथुस्त्रा एक कासल में है जहाँ हर तरफ कॉफिन्स पड़े हुए हैं, ताबूत पड़े हुए हैं मरे हुए लोगों के, और फिर लाशें भी पड़ी हुई हैं। अचानक से जोर की हवा आती है और उनमें से एक कॉफिन जो है, एक ताबूत, वो खुल जाता है और उसमें से हंसी की आवाजें आती हैं। ऐसे उसका ख्वाब जब टूट जाता है, बाद में ज़ाराथुस्त्रा अपने दोस्तों को, अपने डिसाइपल्स को जब वो बताता है तो वो उसकी ताबीर करते हैं और उसको ये बताते हैं कि ये जो कासल था ये दुनिया के उस माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है। ये कॉफिन्स का मतलब है उनकी डेड वैल्यूज, ये वो पुराने आइडियाज जो अब जिंदा नहीं रहे, जैसे मोरालिटी, बिलीफ सिस्टम जो लोग फॉलो करते हैं लेकिन उनमें जान नहीं रही। ये हर तरफ जो डेड बॉडीज का होना है ये वो दिखाता है कि दुनिया में स्पिरिचुअलिटी मर चुकी है। फिर जो कॉफिन खुलता है और उसमें जो हंसी की आवाज आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब ये है कि जहाँ सब कुछ मर चुका है वहाँ भी एक नई लाइफ की पॉसिबिलिटी है, बट वो सीरियस तरीके से नहीं है, उसके अंदर लाफ्टर है, उसके अंदर हंसी है। नीचा यहाँ पर एक बड़ी गहरी चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि नई जिंदगी, नई मीनिंग दुख या सीरियसनेस से नहीं आएगी, बल्कि हंसी, लाइटनेस और अपने आप को सीरियसली ना लेने से आएगी। तो वो जो सूतसेयर की बात थी, फ्यूचर बताने वाले की बात, उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेता। ये ड्रीम उसको रियलाइज कराता है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ, इवन डेड वर्ल्ड में भी एक नई लाइफ की पॉसिबिलिटी है, बस अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। और वो ये है कि जिंदगी सिर्फ स्ट्रगल नहीं है, जिंदगी सेलिब्रेशन भी है। अगर तुम सिर्फ दर्द को देखोगे तो तुम टूट जाओगे, अगर तुम सिर्फ खुशी को देखोगे तो तुम शैलो बन जाओगे। दोनों को एक्सेप्ट करना जरूरी है। इसलिए ज़ाराथुस्त्रा उठ के वहां पे नाचने शुरू करने लग जाता है, गाना गाना शुरू कर देता है और लोगों के साथ हंसने लग जाता है। मैसेज इसके पीछे ये है कि लाइफ को सिर्फ समझना नहीं है, उसको फील भी करना है। लेकिन फिर भी एक अंधेरा ज़ाराथुस्त्रा के अंदर रहता ही है, क्योंकि उसे पता है कि वो जो ये कह रहा है वो हर किसी के लिए नहीं है और शायद उसके ख्याल कभी पॉपुलर भी नहीं होंगे। ये रियलाइजेशन बड़ी हैवी लगती है उसको और वो डिसाइड करता है कि बस ठीक है, वो अब से किसी को प्रीच नहीं करेगा। अब वो सिर्फ उन लोगों का इंतजार करेगा जो खुद उस तक आएंगे, जो रेडी होंगे, जो सच सुनना चाहते होंगे, क्योंकि सच जबरदस्ती नहीं दिया जा सकता। सच सिर्फ उन्हें मिलता है जो उसको ढूंढ रहे होते हैं। जहाँ से कहानी एक और डार्क टर्न लेती है, क्योंकि अब ज़ाराथुस्त्रा
सिर्फ दुनिया को नहीं खुद को भी कन्फ्रंट करने वाला है और आगे जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो खुद उसकी सोच को हिला देता है। अब ये आइडिया जिसकी हम बात करने वाले हैं ये बड़ा हैवी, इसे सुनकर इंसान या तो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा या तो टूट जाएगा। ये आइडियाज जब ज़ाराथुस्त्रा को आते हैं तब वो पहाड़ों में ही होता है, लेकिन इस दफा उसको पहाड़ों में भी सुकून नहीं आता। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे कोई सवाल है जो पूरा जवाब मांगने की कोशिश कर रहा है, और वो आइडिया है इटर्नल रेकरेंस का। सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी जो तुम अभी जी रहे हो तुम्हें पता चले कि ये सिर्फ एक बार नहीं जीनी बल्कि दोबारा बार बार ये तुम्हें जीनी पड़ेगी इनफाइनाइट टाइम्स, हर छोटी बात, हर डिसीजन, हर दर्द, हर खुशी, सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही रिपीट होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ इरेज नहीं होगा। अब सच बताओ, क्या तुम ऐसी जिंदगी दोबारा जीना चाहोगे? ये आइडिया बड़ा सिंपल लगता है लेकिन इंसान को अंदर से तोड़ भी देता है। ये एक किस्म का टेस्ट है जो आप अपने आप को दे सकते हो। नीचे ये कहता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी को इतना एक्सेप्ट कर सको कि तुम चाहो कि यार ये जो लाइफ है ये बड़ी अच्छी गुजार रहा हूँ, ये मैं दोबारा भी गुजार सकता हूँ, तो फिर तो तुम्हारी लाइफ अच्छी जा रही है, तुम सच में जी रहे हो। लेकिन ये लेवल बहुत मुश्किल है, और अगर तुम्हें लगे कि यार ये क्या जिंदगी है, ये तो मैं नहीं जी सकता दोबारा, तो फिर तुम अपनी जिंदगी फुल पोटेंशियल पे नहीं जी रहे। ज़ाराथुस्त्रा इस ख्याल का जब वजन फील करता है तो वो लिटरली कोलैप्स कर जाता है, बेहोश हो जाता है, प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पाता। इस ब्रेकडाउन के बाद जब ज़ाराथुस्त्रा वापस दुनिया की तरफ जाता है तो वो जो चीज देखता है वो उसको और ज्यादा डिस्टर्ब करती है। लोग अब छोटे हो चुके हैं। छोटे से मतलब है कि उनकी सोच छोटी हो गई, उनके एम्बिशंस भी छोटे हो गए हैं। उन्हें बस अब सिर्फ कंफर्ट ही चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, एक सेफ लाइफ चाहिए और कुछ ज्यादा चैलेंजेस नहीं चाहिए। और सबसे डेंजरस बात यह है कि इस पर लोग फखर करते हैं, उसे बड़ा बुरा लगता है। फिर चलते चलते वो एक और जगह पहुंचता है, शहर के बाहर। वहां पर उसकी मुलाकात एक बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से होती है। ये जो आदमी है ये ज़ाराथुस्त्रा की टीचिंग्स को डिट्टो मिमिक करता है। लोग इसको ज़ाराथुस्त्रा का बंदर भी कहते हैं क्योंकि इसको ज़ाराथुस्त्रा की हर कही हुई बात रटी हुई होती है। ये उसकी बातें रिपीट करता है बिना समझे, सिर्फ अल्फाज, बिना डेप्थ के। और ये ज़ाराथुस्त्रा को वार्न करता है कि कोशिश मत करो, छोड़ दो, शहर के अंदर मत जाना, वहाँ लोग बहुत छोटे हो चुके हैं, उनकी सोच बहुत छोटी हो चुकी है। लेकिन ज़ाराथुस्त्रा उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें लोगों से इतनी ही नफरत हो गई है तो तुम खुद क्यों नहीं निकल जाते शहर से? नहीं निकलोगे क्योंकि ये जो नफरत है ये भी एक ट्रैप है, तुम इसमें फंस चुके हो क्योंकि जिस चीज से तुम नफरत करते हो वो तुम्हें कंट्रोल करती है। नफरत से ऊपर उठो। छोटी सोच वाले लोगों से नफरत करना भी उन्हीं जैसा छोटा बना देता है आपको, और फिर ये नफरत आपको कंट्रोल करने लग जाती है। असली आजादी तो ये है कि आप इनको छोड़ के मूव ऑन करो और आगे बढ़ जाओ। अब इस पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं ताकि आपको बेहतर बात समझ आए। फर्ज करें एक आदमी था, 10 साल पहले उसकी बीवी ने उसको चीट किया, उसको धोखा दिया और उसको छोड़कर चली गई। अब इस आदमी ने दोबारा कभी शादी नहीं की, कभी किसी रोमांटिक अफेयर में दोबारा पड़ा ही नहीं, हर वक्त अपनी एक्स वाइफ को कोसता रहा, उसको प्यार से ही नफरत हो गई और ऐसे ही बस वो जिंदगी गुजार रहा है, मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा। ज़ाराथुस्त्रा इस तरह की नफरत की बात कर रहा है। ये जो नफरत है ये तुम्हें उसी चीज का गुलाम बना देती है जिसे तुम नफरत करते हो। ये कह के ज़ाराथुस्त्रा शहर के अंदर चला जाता है और वो जब देखता है तो वाकई डिसअपॉइंट हो जाता है। कुछ लोग पहले जो उसकी टीचिंग्स को फॉलो करते थे अब वापस अपने ब्लाइंड फेथ पर रिलीजन की तरफ चले गए हैं। क्यों? क्योंकि रिलीजन इजी है, वहाँ आंसर्स रेडी मिलते हैं, वहाँ तुम्हें खुद स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, सेल्फ ओवरकमिंग बड़ी मुश्किल है। ज्यादातर लोग मुश्किल रास्ते नहीं चुनते। यहाँ ज़ाराथुस्त्रा एक और बोल्ड बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जिन चीजों को सोसाइटी इवल कहती है जैसे डिजायर, पावर की चाहत, सेल्फिशनेस, ये सब असल में बुरी नहीं है, मिसअंडरस्टूड है। जैसे सेक्स बहुत मिसअंडरस्टूड है। सेक्स लाइफ की सेलिब्रेशन हो सकती है, पावर ग्रोथ का इंजन हो सकता है, ये सेल्फिशनेस जो है ये अपनी वैल्यू को पहचानने का तरीका हो सकता है। यहाँ पर रुक के समझने की जरूरत है। वो ये नहीं कह रहा है कि तुम इनके एक्सट्रीम्स पर चले जाओ, लेकिन इनको ब्लाइंडली गुड या बैड लेबल करना भी ठीक नहीं होगा। वो कह रहा है तुम खुद डिसाइड करो। ज़ाराथुस्त्रा के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोग सोचना ही बंद कर चुके हैं, वो सिर्फ फॉलो करते हैं। अब जब इंसान फॉलो करता है तो वो क्रिएटर नहीं रहता और नीचा के लिए क्रिएटर बनना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़ाराथुस्त्रा फिर वापस पहाड़ों की तरफ चला जाता है, लेकिन इस बार एक फाइनल डिसीजन के साथ। अब वो लोगों के पास नहीं जाएगा, अब वो वाकई वेट करेगा उन लोगों का जो खुद उस तक आएंगे, जो रेडी होंगे, जो अपनी पुरानी जिंदगी तोड़ने की हिम्मत रखते होंगे। और फिर एक दिन
उसे एक आवाज सुनाई देती है, मदद की पुकार, एक ऐसी चीख जो सीधा उसके अंदर तक जाती है। ज़ाराथुस्त्रा सोचता है कि ये किसी हायर मैन की आवाज है, एक ऐसा इंसान जो शायद उसी की तरह ही स्ट्रगल कर रहा हो, और वो उस आवाज के पीछे निकल पड़ता है, उसको ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो आगे आता है और जो वो देखता है वो उसके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही अलग होता है। वो जैसे ही उस आवाज के पीछे पीछे जाता है तो उससे ये समझ आती है कि ये आवाज किसी एक इंसान की आवाज नहीं है, ये कई इंसानों की आवाजों का मिक्सचर है। जैसे अलग अलग लोग हों, अलग अलग लोगों के दर्द हों और सब एक ही जगह पर जमा हो गए हों। यहाँ से उसका एक और सफर शुरू होता है जहाँ पर वो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ किरदारों से मिलता है और हर किरदार इंसानियत का एक टुकड़ा रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले उसको दो बादशाह मिलते हैं। ये जो दो बादशाह हैं ये अपना किंगडम छोड़ चुके हैं, उनके पास पावर भी थी लेकिन वो खुश नहीं थे। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी जिंदगी में कोई डेप्थ नहीं, सिर्फ स्टेटस है। वो इससे ज्यादा ग्रेटनेस चाहते थे लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस तक कैसे पहुंचा जाए। फिर ज़ाराथुस्त्रा मिलता है एक अजीब आदमी से जो कीचड़ में लेटा हुआ है और वो कहता है कि वो लीचेस यूज करके अपने अंदर के गलत बिलीव्स को निकालता है और उसको लीचेस को समझने में बहुत इंटरेस्ट है। उसने सारी जिंदगी लगा दी है कि वो लीचेस को समझे। ज़ाराथुस्त्रा जब आगे जाता है तो फिर उसको एक मैजिशियन मिलता है, एक जादूगर जो प्रिटेंड करता है कि वो बड़ा सफर कर रहा है, वो बड़े टॉर्चर में है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सारी एक्टिंग कर रहा था। ये उन लोगों की तरफ इशारा है जो अपनी सफरिंग को भी एक ड्रामा बना देते हैं ताकि उनको अटेंशन मिले। फिर एक और पावरफुल कैरेक्टर उसको मिलता है, लास्ट पोप, एक ऐसा आदमी जिसने पूरी जिंदगी गॉड की खिदमत की लेकिन अब उसका फेथ टूट चुका है। वो कहता है कि गॉड अब नहीं रहा और वो खुद भी कंफ्यूज है कि अब वो क्या करे। जब से उसका फेथ टूट गया है तो अब सब डार्क हो चुका है और सबसे ज्यादा डार्क कैरेक्टर उसको मिलता है द अगलीस्ट मैन। ये जो बदसूरत शख्स है ये ज़ाराथुस्त्रा को बताता है कि गॉड इज डेड एंड आई हैव किल्ड गॉड। ये बात अगेन मेटाफोरिकल है, वो ये कहना चाह रहा है कि उसने खुदा पर यकीन करना छोड़ दिया है। जब ज़ाराथुस्त्रा उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया है तो उसने कहा कि एक तो मैं इतना बदसूरत हूँ, हर शख्स मुझे देख के मुंह फेर लेता है और फिर ये ऑल सीइंग गॉड हर वक्त मुझे देख रहा था, मुझ पर तरस खा रहा था, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और बस मैंने उसे मार दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो कहता है कि मेरे अंदर अब एक खालीपन है, अब मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। इस बात को समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। इन शॉर्ट इस बदसूरत शख्स को शिकायत ये थी कि खुदा ने उसे एक तो बदसूरत बनाया, फिर उसकी जिंदगी एक तमाशा बना दी और एक ऑल सीइंग गॉड उसको देखता रहा, उस पर तरस खाता रहा। ये सब उसकी शिकायत थी, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने खुदा पर यकीन करना ही छोड़ दिया। ज़ाराथुस्त्रा जब भी इनसे मिलता है तो उनको दावत देता है कि वो उसके केव में चले। जब वो सबको अपनी केव में लेके आता है तो उन्हें कहता है कि आ जाओ, तुम सब मेरे साथ बैठ जाओ। जब वो एक साथ बैठ जाते हैं एक सर्कल बना के तो ये ऐसा लगता है जैसे इंसानियत के मुख्तलिफ वर्जन्स एक साथ बैठ गए हैं। हर एक इंसान अपने तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, हर एक में कुछ न कुछ पोटेंशियल है लेकिन कोई भी कंप्लीट नहीं है। ज़ाराथुस्त्रा उन्हें कहता है कि तुम अभी भी ऊबरमैन नहीं बने। ये सुपरमैन का कॉन्सेप्ट नीचा के हायर मैन की ही बात हो रही है यहाँ पे। वो कह रहा है कि तुम अभी ऊबरमैन नहीं बने लेकिन तुम रास्ते पर हो, क्योंकि नीचा के लिए परफेक्शन एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, एक प्रोसेस है। आप कंप्लीट नहीं हो और शायद कभी होगे भी नहीं, लेकिन आप बेटर से बेटर बन सकते हो। ज़ाराथुस्त्रा फिर उन सबके लिए फीस्ट अरेंज करता है, खाने पीने का इंतजाम करता है, सब लोग साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, फिर गाना शुरू कर देते हैं, लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। अब इसके अंदर मैसेज ये है कि लाइफ सिर्फ स्ट्रगल नहीं है बल्कि लाइफ सेलिब्रेशन भी है। अगर आप सिर्फ सीरियस ही रहोगे तो टूट जाओगे। आपको हंसना भी आना चाहिए, डांस करना भी आना चाहिए, वरना आपकी फिलॉसफी भी एक बोझ बन जाएगी। सब ठीक चल रहा होता है तो ज़ाराथुस्त्रा थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। जैसे ही वो वापस आता है तो वो देखता है कि सब लोग एक गधे के सामने झुककर उसकी इबादत कर रहे हैं। जी, एक गधा। ये सीन बड़ा अजीब लगता है, थोड़ा फनी भी लगता है, लेकिन ये बहुत डीप सिंबल है। इंसान को वर्शिप करना होता ही है, अगर गॉड नहीं तो कुछ और सही, कुछ भी नहीं तो एक डोंकी ही सही। मतलब ये इंसान इजीली फिर से किसी न किसी चीज को अपना गॉड बना लेता है। ज़ाराथुस्त्रा शुरू में उन्हें रोकता है, थोड़ा गुस्सा भी होता है, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि ये भी एक स्टेप है। इंसान गिरता है, फिर उठता है, फिर दोबारा गिरता है, ये साइकिल चलता रहता है। यहाँ पे ज़ाराथुस्त्रा गाना गाता है, द ड्रंकन सॉन्ग, जिसमें वो ये कहता है कि दुख सुख अलग नहीं है। अगर आपने खुशी को हाँ कहा है तो आपने उसके साथ आने वाले दर्द को भी हाँ कहा है। जिंदगी एक पैकेज है, आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते, ये सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा या फिर
कुछ भी नहीं रहेगा। और ये ही वो पॉइंट है जहाँ नीचा का कोर मैसेज समझ आता है कि लाइफ को पूरी तरह से हाँ कहो, विदाउट कंडीशंस, विदाउट कंप्लेंट्स, विदाउट एस्केप। सुबह जब होती है, ज़ाराथुस्त्रा जब उठता है तो अपनी केव के बाहर जब जाता है तो उसे शेर दिखता है। जी हाँ, शेर वही जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड स्टेज था। ये एक साइन है, सिग्नल है ज़ाराथुस्त्रा के लिए कि प्रोसेस अभी चल रहा है, कि ऊबरमेंश अब दूर नहीं है। और फिर वो कहता है कि मेरा दिन शुरू हो गया है, उठो। मतलब अब चाइल्ड बनने की बारी आई है, एक नया जन्म लेने का वक्त आ गया है, तीसरे स्टेज पे जाने की जरूरत है। तो ये जो उठने वालों के लिए कह रहा है, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, बल्कि पढ़ने वालों के लिए है, या हर उस इंसान के लिए जो अपनी जिंदगी को सीरियसली नहीं लेना चाहता, जो सिर्फ सर्वाइव करना नहीं चाहता, क्रिएट करना चाहता है, जो सिर्फ फॉलो नहीं लीड करना चाहता है, जो सिर्फ जीना नहीं अपनी जिंदगी को मीनिंग देना चाहता है। थस स्पोक ज़ाराथुस्त्रा कोई सिंपल किताब नहीं है दोस्तों, ये एक चैलेंज है। ये आपसे पूछती है कि अगर आपके सारे बिलीव्स टूट जाएं, अगर आपके आसपास कोई गाइड ना रहे, अगर आपको खुद डिसाइड करना पड़े कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप क्या करोगे? क्या आप डर जाओगे? क्या आप खुद अपनी दुनिया बनाओगे? अगर आपकी ये जिंदगी दोबारा रिपीट हो जाए तो क्या इसको आप रिपीट करोगे? अगर जवाब है हाँ तो फिर तुम जिंदा हो, और अगर जवाब है नहीं तो शायद वक्त आ गया है खुद को दोबारा से बनाने का। यही है नीचा का मैसेज। अब आपने नोट किया होगा कि इस सारे फलसफे में एथीज्म के एलिमेंट्स काफी ज्यादा है। तो जरूरी नहीं है कि आपने नीचा की हर चीज पे ईमान लेके आना हो, लेकिन आपने इस सारे फलसफे से बहुत अच्छी चीजें भी हासिल की होंगी, तो उनको रखो अपने पास। बाकी आपका ईमान हिलना चाहिए ही नहीं। अगर मजबूत है तो आपकी तसल्ली के लिए बता दूं कि अजीम शायर अल्लामा इकबाल भी नीचा की ऊबरमेंश की जो फिलॉसफी है उससे बड़े इंस्पायर्ड थे। तभी तो उन्होंने कहा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्योंकि ऐसी ही बात नीचा ने भी कही है। आई हैव लर्न टू वॉक सिंस देन आई हैव रन, आई हैव लर्न टू रन सिंस देन आई हैव फ्लोन, नाउ आई एम लाइट, नाउ डू आई फ्लाई, नाउ डू आई सी माई सेल्फ अंडर माई सेल्फ, नाउ देयर डांसथ गॉड इन मी। मुद्दे की बात कि मैं इतना उड़ चुका हूँ कि अब मुझे मेरा जो पुराना वर्जन है अब वो नीचे दिख रहा है। ये ही खुदी के कॉन्सेप्ट से काफी मिलता जुलता है। जुबान अलग है, एक जर्मन है, एक उर्दू है, लेकिन दोनों का मैसेज एक ही है। अपने अंदर के पुराने कमजोर इंसान को पीछे छोड़ दो, तुम्हारे नीचे ही रह जाए वो, और तुम शाहीन की तरह पहाड़ों की चट्टानों पर बसेरा करो। नीचा के लिए ये उड़ना और फ्री होना है, इकबाल के लिए ये खुदी को बुलंद करना है। मकसद एक ही है कि आज का रजा समो गुजरे हुए कल के रजा समूह से बेहतर होना चाहिए, और आने वाले कल का रजा समूह आज के रजा समूह से बेहतर होना चाहिए। थैंक यू।